आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी मासूम दरिंदगी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार जिसमें 4 लोग थे, पिता एडवर्ड, माँ कैथरीन, बेटी इजाबेला और उनकी बिल्ली, एक खूबसूरत हवेली में रहने आए हैं जो कभी एक गायक का हुआ करता था। हवेली में सुंदर विंटेज इंटीरियर, एक पियानो और एक अजीब भूतमरक ऊर्जा है। परिवार घर के चारों ओर देखने लगता है। इजाबेला पियानो कीज बजाना शुरू कर देती है। कैथरीन किचन की तरफ जाती है और एडवर्ड की नजर दीवार पर टंगी हुई उस सिंगर की पेंटिंग की ओर जाती है। वो पेंटिंग को कुछ देर तक घूरता है। कुछ दिन बाद किचन में खाना बनाने के दौरान कैथरीन बाहर इजाबेला को उनकी बिल्ली के साथ खेलता देखती है। वो भी उनके पास जाने का सोचती है। कैथरीन बाहर जाती है और इजाबेला के साथ बैठ जाती है। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बिल्ली को उसके गले से पकड़ लेती है। गुस्से में तभी एडवर्ड पीछे से आकर कैथरीन का ये अजीब बर्ताव नोटिस करता है और इसी दौरान बिल्ली को बचा लेता है। ये देखकर इजाबेला रो जाती है। पापा, मम्मी ने बिल्ली को मारने की कोशिश क्यों की? कुछ नहीं बेटा, वो बिल्ली की घंटी ठीक करने की कोशिश कर रही थी। कैथरीन इजाबेला को सुलाने की कोशिश कर रही है पर वो सो नहीं रही थी। कैथरीन खुद ही काफी सोई हुई और चिड़चिड़ी दिखने लगती है। वो इजाबेला को एक कहानी सुनाना शुरू करती है। अचानक उसकी आवाज बदल जाती है और गर्दन लाल हो जाती है। वो गहरी आवाज में और भयानक टोन में बात करने लगती है। इजाबेला ये देख रोने लगती है, जिसके कारण एडवर्ड को शांत कराने के लिए कमरे में आना पड़ा। कैथरीन शॉक्ड दिखती है और एडवर्ड भी परेशान दिखता है। वो अपने आप में ही कुछ सोचने लगता है। सुबह कैथरीन इजाबेला के साथ गार्डन में एक्सरसाइज कर रही है और उनकी बिल्ली बॉल से खेल रही है। अचानक वो अपने हाथ के बल चलना शुरू कर देती है, जो इजाबेला और बिल्ली दोनों को डरा देता है। वो चीखने चिल्लाने लगती है। एडवर्ड बाहर आता है और सोचता है कि अब बहुत हो गया। वो डॉक्टर को कॉल करता है, ये सोच के कि कहीं कैथरीन पागल तो नहीं हो गई। डॉक्टर कैथरीन की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत व्यवहार करती है। क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? घर के लिए सब्जी खरीदते वक्त एडवर्ड की उसके पड़ोसी के साथ टक्कर हो जाती है। वो एडवर्ड को बताता है कि जिस हवेली में वो शिफ्ट हुए हैं वो शापित है। ये सुनकर एडवर्ड को लगता है कि शायद कैथरीन पर भूत ने कब्जा कर लिया है। वो भूत भगाने के लिए पुजारी को बुलाने की सोचता है। अगले दिन पुजारी हवेली में आते हैं और चारों ओर देखते हैं। उन्हें वहां एक बुरी ऊर्जा का एहसास होता है। वो उस पेंटिंग को घूरते हैं और फिर कैथरीन से मिलने के लिए जाते हैं। कैथरीन को उसकी मर्जी के खिलाफ बिस्तर के साथ बांध दिया गया। वो समझ नहीं पा रही कि असल में क्या हो रहा है। पुजारी कमरे में आता है और भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करता है। जब कैथरीन पर पवित्र पानी डालने का वक्त आता है, पुजारी इजाबेला की तरफ मुड़ जाते हैं और उस पर पवित्र पानी डाल देते हैं। ये एडवर्ड और कैथरीन दोनों को चौंका देता है। इजाबेला जलना शुरू हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज भूतिया हो जाती है और उसके चेहरे का रंग भी बदल जाता है। आपने इसके साथ क्या किया है? ये जल क्यों रही है? तुम्हारी पत्नी कैथरीन नहीं है जिस पर भूत ने कब्जा किया है, वो तुम्हारी बेटी इजाबेला है। पिता हैरान रह जाते हैं। तुम्हारी पत्नी को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा एक पवित्र क्रॉस पहनती है। जब हमने घर में प्रवेश किया था तब हमने यहाँ रहने वाली गायक की पेंटिंग को देखा था। उसकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान था। जब हम इस कमरे में आए तो हमने वही निशान आपकी बेटी की गर्दन पर भी देखा, लेकिन जब हमने आपकी फैमिली फोटो देखी तो वो निशान वहाँ मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये है कि इस पे भूत का कब्जा है। पुजारी इजाबेला की अंदर की आत्मा से बात करने लगता है। तुम इस छोटी लड़की के शरीर में क्यों आई हो? वो कैथरीन मेरी दुश्मन है। बरसों पहले मेरे एक स्टेज शो में उसने मेरी ड्रिंक में जहर मिला दिया था, जिससे मेरी स्टेज पर ही मौत हो गई थी। वो हमेशा से मेरी सफलता से जलती थी। मैं
मैं इसे उसी वक्त मारना चाहती थी जब वो इस घर में घुसी थी, लेकिन मैंने देखा उसने क्रॉस पहन रखा था। इसलिए जब उसकी बेटी इजाबेला ने पियानो बजाया तो मैं उसके अंदर घुस गई। मैंने क्रॉस कई बार खुद निकलवाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने ये कहा कि बिल्ली के गले से घंटी निकाल दो ताकि छीना झपटी में उसका क्रॉस भी निकल जाए। फिर मैंने कहा रात में क्रॉस उतार कर सो वरना गले में रैशेज हो जाएंगे, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। फिर मैंने एक्सरसाइज के बहाने उसे उल्टा होने के लिए कहा ताकि क्रॉस निकल जाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ये कहकर वो इजाबेला का शरीर छोड़ देता है। इजाबेला ठंडी पड़ जाती है। ये सब सुनकर कैथरीन गिल्ट में आ जाती है कि उससे हुई गलती ने उसके परिवार को मुसीबत में डाला। वो इन सब के लिए और इजाबेला की खराब हेल्थ के लिए खुद को ही दोषी ठहराती है। वो ये सब खत्म करने का फैसला लेती है और हवेली की एक खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेती है। एडवर्ड और इजाबेला कैथरीन को दफनाते हैं। उसके बाद वो बहुत दुख के बाद वापस आ जाते हैं। जब एडवर्ड इजाबेला को सुलाता है तब वो पियानो पर एक दुख और दर्दनाक धुन बजते हुए सुनता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और चौंक जाता है जब वो देखता है कि पियानो की चाबियां अपने आप बज रही होती हैं। ये कहानी है हैलोवीन की उस भयानक रात की, जब मैक्स, जो कि शहर से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, टैक्सी से अपने घर वापस जा रहा था। हर जगह पर हैलोवीन पार्टियां हो रही थीं। मैक्स और टैक्सी ड्राइवर एक सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं, जो कि एक घने जंगल से होके गुजरता था। रोड पर घना कोहरा छाया हुआ था। मैक्स और ड्राइवर रेडियो पे गाना सुनते हुए जा रहे होते हैं कि तभी कोहरे के बीच उन्हें एक लड़की नजर आती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। ड्राइवर टैक्सी स्लो करता है और लड़की के पास रोकता है। प्लीज मुझे अपनी टैक्सी में लिफ्ट दे दीजिए। मेरी टैक्सी खराब हो गई है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मुझे एक पार्टी में जाना है। क्या आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? ड्राइवर मैक्स की तरफ देखता है। मैक्स टैक्सी के पीछे की सीट पर बैठा होता है। ड्राइवर और मैक्स एक दूसरे को देखते हैं और इशारे करते हैं। उन्हें लड़की की मजबूरी देखकर लगता है कि लिफ्ट दे देनी चाहिए। वो मान जाते हैं और लड़की आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ जाती है। तुम कहाँ जाने के लिए लेट हो रही थी? मैं एक हैलोवीन पार्टी में जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही मेरी टैक्सी खराब हो गई और मैं यहाँ अटक गई। मैं तो बहुत डर गई थी क्योंकि मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि पिछले साल हैलोवीन के ही दिन इस रोड पे एक ड्राइवर और एक 21 साल का लड़का कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनकी लाश बहुत ही अजीब हालत में मिली थी। मैंने लोगों को तो ये भी कहते हुए सुना है कि इस जंगल में किसी चुड़ैल का बसेरा है। ड्राइवर और मैक्स के मुंह पर खौफ आ जाता है। लड़की हंसते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप डर गए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हैलोवीन का टाइम है ना, तो डर तो लगता ही है। लड़की मुस्कुराते हुए, वैसे आप लोग काफी बेखौफ हैं। आप लोगों ने एक अनजान लड़की को हैलोवीन के दिन इतनी रात गए अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लड़की की ऐसी अजीब बातें सुनकर मैक्स और ड्राइवर को थोड़ा डर लगने लगता है। ड्राइवर लड़की को शक भरी निगाहों से देखता है और टैक्सी का रेडियो ऑन कर देता है। रेडियो पर गाना सुनते हुए सब थोड़ा आगे ही जाते हैं कि तभी टैक्सी अचानक किसी चीज से टकरा जाती है और रुक जाती है। तीनों घबरा जाते हैं कि अचानक ये क्या हो गया। लड़की चिल्लाते हुए, ओ गॉड, ये क्या हुआ? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। ये क्या हो रहा है? मैक्स भी डरकर ड्राइवर को देखता है। आप लोग टैक्सी में ही बैठिए, मैं जाकर देखता हूं क्या हुआ। ड्राइवर बाहर निकलता है और पीछे रोड पर देखता है। फिर वो टैक्सी के टायर चेक करता है। वो देखता है कि टैक्सी के पीछे वाला टायर फट गया होता है
वो डिग्गी में से दूसरा टायर निकालकर सही करने लगता है। मैक्स और लड़की टैक्सी के अंदर बैठकर टैक्सी के ठीक होने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब लड़की की नजर टैक्सी के मिरर पर पड़ती है तो उसे ड्राइवर दिखता ही नहीं है। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? ये तो पीछे है ही नहीं। मैक्स खिड़की से ड्राइवर को देखता है। ड्राइवर तो टायर चेंज कर रहा है, देखो। लड़की साइड मिरर में देखती है लेकिन उसे ड्राइवर नहीं दिखता। लेकिन वो तो मिरर में नहीं दिख रहा, ये देखो। मैक्स लड़की के कहने पर जब मिरर में देखता है तो उसे सच में ड्राइवर नहीं दिखता, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे ड्राइवर दिख जाता है। लड़की और मैक्स डर जाते हैं कि कहीं ड्राइवर असल में एक भूत तो नहीं, क्योंकि वो सामने से तो दिख रहा था लेकिन मिरर में नहीं दिख रहा था। मैक्स और लड़की घबरा जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब हम क्या करें? बाहर जाकर देखें। दोनों टैक्सी से बाहर निकल जाते हैं। मैक्स ड्राइवर को आवाज देता है, जो नीचे मुंह करके अपना काम कर रहा होता है। कितनी देर और लगेगी? ड्राइवर जवाब नहीं देता, नीचे देखकर काम कर रहा होता है। बोलो भैया, कितनी देर और? ड्राइवर झुके हुए मुंह के साथ खड़ा हो जाता है और जब वो अपना मुंह ऊपर करता है तो लड़की और मैक्स देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी होती हैं। इससे पहले कि वो कुछ करते, ड्राइवर लड़की का गला पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। मैक्स को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो हड़बड़ाहट में ड्राइवर को जोर से धक्का दे देता है लड़की की गर्दन छुड़वाने के लिए। इससे ड्राइवर के हाथ से लड़की की गर्दन छूट जाती है और वो दोनों बिना कुछ सोचे वहां से भागकर जंगल में घुस जाते हैं। भागते भागते मैक्स और लड़की जंगल में थोड़ी दूर आ चुके होते हैं। ये जंगल का शॉर्टकट रास्ता है शहर के लिए। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ ट्रैकिंग पे आती हूँ। हम यहाँ से जल्दी शहर पहुंच सकते हैं। ठीक है। पूर्णिमा की रात है। चांद की रोशनी में मैक्स आगे आगे चल रहा था, लड़की उसके पीछे। मैक्स आगे देखते हुए लड़की से बात करता हुआ चलते जाता है। वैसे अच्छे टाइम पर तुम्हारा दिमाग चल गया, वरना वो ड्राइवर तो मेरा गला घोंटकर मुझे मार ही देता। थैंक्स। मैक्स कुछ जवाब नहीं देता। तुम ठीक तो हो? काफी देर से तुम कुछ बोल नहीं रहे। उस ड्राइवर ने तुम्हारा गला इतनी बुरी तरह पकड़ा, पर तुम्हारे गले पर कोई निशान क्यों नहीं आए? और उसके बड़े बड़े नाखूनों से ना ही तुम्हारे गले से खून निकला? नहीं, वो उसने जैसे ही जोर लगाना शुरू किया था, तुमने मुझे बचा लिया। मैक्स कुछ नहीं बोलता और आगे आगे चलते रहता है। तभी अचानक पत्थर से ठोकर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो ऊपर उठकर अपने कपड़े झाड़ता है और तब उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ती है। उसे अपनी परछाई के साथ एक बहुत ही भयानक परछाई दिखती है। वो घबराकर पीछे देखता है तो उसे वो लड़की ही दिखती है। आज का दिन ही खराब है, पता नहीं सुबह कब होगी। सुबह तो तुम तब देखोगे जब तुम जिंदा रहोगे। क्या मतलब? मैक्स पीछे मुड़कर देखता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो लड़की नहीं थी, बल्कि वो लड़की एक भयानक खौफनाक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। संगीता और राजेश की शादी को बस कुछ ही वक्त हुआ था। संगीता अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी, पर अब कुछ ही वक्त पहले राजेश का ट्रांसफर शहर में हो गया। इसलिए संगीता और राजेश शहर में शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें कंपनी की तरफ से एक फ्लैट भी दिया गया। यहाँ शिफ्ट होने से पहले संगीता और राजेश इस फ्लैट और सोसाइटी को देखने आए हैं। ये देखो, इस सोसाइटी का नाम वृंदावन सोसाइटी है। कैसी लगी तुम्हें? सोसाइटी तो बहुत अच्छी है जी, और लोग भी अच्छे ही लग रहे हैं। आओ चलो अपना फ्लैट देखने चलते हैं। राजेश और संगीता अपना फ्लैट देखने ऊपर जाते हैं। उनके फ्लैट का नंबर था 113। संगीता अचानक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते खुद गिरने लगी। तभी राजेश ने उसे पकड़ लिया। अरे रे, तुम ठीक तो हो? हाँ, आपने पकड़ लिया,
वरना बहुत चोट लग जाती। पर तुम गिरी कैसे? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। पता नहीं, जैसे किसी ने पैर डाल दिया हो बीच में। चलो छोड़ो, हो जाता है कभी कभी ऐसा। आओ चलते हैं। राजेश और संगीता फ्लैट को देखते हैं और उन्हें घर बहुत पसंद आता है। घर तो सच में बहुत अच्छा है जी। हाँ, 2 दिन के बाद हम शिफ्ट कर लेंगे, तब तक सामान भी यहाँ आ जाएगा। हम एक छोटी सी पूजा भी यहाँ करवा लेंगे। 2 दिन बाद राजेश और संगीता का सारा सामान भी यहाँ आ जाता है और गृह प्रवेश की पूजा भी रखते हैं, जिसके लिए अपने पड़ोसियों को भी बुलाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। बस हम पूजा की तैयारी ही कर रहे हैं। चलो हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। संगीता के साथ 2 औरतें किचन में जाती है और उनके पति राजेश के साथ बाहर बैठते हैं। वे तीनों बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक किचन से आवाज आती है। हाय राम, ये क्या हो गया? क्या हुआ? तुम इतना चिल्लाई क्यों? ये देखिए, पूजा की थाली गिर गई। पर गिर कैसे गई? पता नहीं, मैं तो थाली तैयार करके दिया लेने गई थी। वापस आई तो थाली गिरी पड़ी थी। पीछे से बिल्ली की आवाज आती है। अरे ये देखो, बिल्ली गिरा कर गई होगी। कोई नहीं, तुम दूसरी थाली तैयार कर दो, हम सब बाहर बैठते हैं। पर ये तो अपशगुन हो गया। कोई बात नहीं संगीता, कुछ नहीं होगा। चलो हम सब पूजा करते हैं। सब लोग पूजा करते हैं और फिर साथ में खाना भी खाते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। वे सब बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए शायद आज रात को ऑफिस में ही रुकना पड़े। ठीक है, तो मैं आज अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी का प्रोग्राम रख लेती हूँ। हाँ, वैसे भी घर में अकेली क्या करोगी? संगीता अपनी पड़ोस की दोनों सहेलियों लता और रिया को रात की किटी पार्टी के लिए कहती है और उनके लिए नाश्ता भी बनाती है। आज कितने दिनों के बाद ऐसे आराम से गप्पे लड़ाने का मौका मिला है हम तीनों को। हाँ, नहीं तो घर के कामों में ही वक्त निकल जाता है। तीनों बैठकर बातें ही कर रही थी कि अचानक घर की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है अब? एक बात कहूँ, तुम्हारे घर में ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती ही रहती है। हाँ, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? सच कहूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में और कोई भी है, पर राजेश को इन सब बातों पर यकीन नहीं है। पीछे से भयानक आवाज में बोलते हुए, तुमने सही कहा, यहाँ मैं भी हूँ। अब निकलो मेरे घर से। तीनों जोर से चिल्लाती है और अचानक चुड़ैल को सामने देखकर तीनों घबरा जाती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आई हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहा करती थी। पर हमने तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मैं तुम दोनों से भी पहले यहाँ रहा करती थी, जब ये सोसाइटी नई बनी थी। पर अब यहाँ क्या करने आई हो? अब तो यहाँ संगीता और राजेश रहते हैं। नहीं, मैं किसी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। देखो, तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। ये तब की बात है जब ये सोसाइटी नई बनी थी और मैं और मेरी बहन यहाँ रहने आए थे। मैं एक कंपनी में जॉब करती थी और वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मैं मेरी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर कुछ समय से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। मैं जॉब पर जाने से पहले इसी मकान में रहने वाले कविता और सोमे से कहा था कि मेरी बहन का ध्यान रखे जब तक मैं जॉब से नहीं आ जाती। पर उन दोनों ने किसी बात का ख्याल किए बिना मेरी बहन को अकेला छोड़ के घूमने चले गए और जब मैं घर वापस आई तब वो मर चुकी थी।
मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने भी जहर खा लिया और तब से मैंने किसी को भी यहाँ रहने नहीं दिया। इस मकान में कोई नहीं रह सकता। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें बहुत अफसोस है। पर इसमें संगीता की तो कोई गलती नहीं, तुम उन्हें क्यों सजा दे रही हो? हाँ, मैं भी तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ, प्लीज हमें यहाँ रहने दो। संगीता की बातें सुनकर चुड़ैल का मन पिघल गया। तुम सही कह रही हो, मैं एक सजा सबको नहीं दे सकती। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। इतना कहते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई और उस दिन मकान नंबर 113 श्राप मुक्त हो गया।